जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीटेट एग्जाम के लिए मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। चलिए 31 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है। दोस्तों ये जो विकल्प हमारे दिए गए हैं ABCD, इसी में हमें मुक्त अंत वाला प्रश्न ढूंढना है, कौन सा हमारा होगा। यहाँ पर लिखिए, पहला लिखा हुआ है A नंबर, 2/7 से 7 कितना ज्यादा है, इसको हम बता सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मुक्त अंत वाला, इसका मतलब हमें ऐसे नंबर बताना है जिनका मतलब संख्या असीमित हो, अनंत कह सकते हैं। यहाँ तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसको हम नहीं कह सकते। दूसरा विकल्प देखते हैं। लिखा हुआ है 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए, इसको भी हम लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कौन सा बड़ा है, बड़ा भी हम बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर चौथा क्या लिखा हुआ है, 2 पॉइंट यानी 2.7 से बड़ी कोई चार संख्याएं लिखिए, तो इसके लिए आप संख्याएं नहीं लिख सकते हैं, अनंत संख्याएं। देखिए 2.7 से अगर चार संख्याएं बड़ी लिखेंगे तो आप बोलेंगे 2.8, 2.9, ठीक है ना। इस तरीके से और भी नंबर हो सकते हैं, 4.5, 6.5, 10.1। मतलब ये हम कह सकते हैं कि कोई भी चार संख्याएं हम नहीं बता पाएंगे। और इसके लिए जो आंसर हमारा हो जाएगा मुक्त अंत वाला प्रश्न, यानी जिसको हम बता नहीं सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं होंगी, तो ऑप्शन नंबर जाएगा इसका डी के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 32 नंबर, कक्षा सेकंड के विद्यार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए पहला हमारा लिखा हुआ है श्याम पट्ट का तल, जियो बोर्ड और 3D सॉलिड्स के नेट से लिखा हुआ है और क्यूब्स। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेकंड कक्षा की बात हो रही है, कक्षा 2 के छात्रों की बात हो रही है, और आकृतियां हमें समझाना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट आपका जियो बोर्ड रहेगा। जियो बोर्ड क्या होता है, एक लकड़ी के टाइप का ऐसे बना होता है, आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए ऐसे बने होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और इनको आप मतलब जोड़ के वर्ग भी बना सकते हैं, आयत भी बना सकते हैं, इस तरीके से। अब इनको अगर मान लो ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है ना, त्रिभुज भी बन जाएगा आपका। इस तरीके से आकृति बननी होती है। और यहाँ पर देखिए इनको जोड़ देंगे तो इस तरीके से हमारा बन जाता है। तो दोस्तों एक तरीके से यही सबसे अच्छा होगा। उपकरण कौन सा होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, जियो बोर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तकों में से एक सवाल है। यहाँ चार खंबे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी। ये सवाल जो पूछा गया है किस पर्पज से पूछा गया है, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। लिखा हुआ है HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं को अभ्यास देने में, और दूसरा हमारा लिखा हुआ है गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा, और तीसरा लिखा हुआ है HCF ज्ञात करने की कौशल की जांच, और चौथा हमारा लिखा हुआ है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, सीखी हुई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान का कौशल बढ़ाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर चार खंबे हैं जिनकी माप, अब यहाँ पर देखिए अगर HCF LCM तो ये नहीं, सिर्फ इसका यही मतलब होगा कि आपसे पूछा जा रहा है कि आपके अंदर कितना कौशल है, आपके जानकारी क्या है, बस यही है। अगर आप इसको निकालना चाहेंगे तो देखिए HCF यहाँ पर कितने चार खंबे हैं, 105, 215, 150, और पूछा गया समान लंबाई काटना है, तो जो इसका मिनिमम होगा ना आप काट सकते हैं। 105 का मान लीजिए ये है, इससे ऊपर होगा ये थोड़ा सा और बड़ा होगा, मान लीजिए ये बड़ा होगा फिर छोटा होगा, थोड़ा सा हल्का सा ये, और ये फिर यहाँ पे होगा। अब यहाँ पर देखिए मिनिमम लंबाई हमारे इसमें कौन सा 105 है, यानी इनको भी हम 105, यानी बड़े खंबे को छोटा कर सकते हैं लेकिन छोटे खंबे को हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यही पूछा जा रहा था, सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान के बारे में, आपके बारे में बस पूछा गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित कक्षा थर्ड की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचेगा। उपर्युक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की दक्षता की ओर संकेत करता है। अब यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं, संश्लेषण, ज्ञान, बोधन और विशेषण। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, विश्लेषण। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों
ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी होती है ये होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो सीखने के जो उद्देश्य होते हैं, ठीक है ना, इसी संबंधित होता है। और ये जो नाम है हमारे शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो थे डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और इस तरीके से आप कह सकते हैं ये वर्गीकरण की सुझाने वाली क्या है समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। अब ब्लूम टैक्सोनॉमी ये भी याद रखिएगा, ये कब बनाया गया था, इसका डेट याद रखिएगा, 1956 में बनाया गया था। ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ये 1956 में बनाया गया था। और इसका जो उद्देश्य है शिक्षा के अवधारणाएं जितनी भी हैं, प्रक्रियाएं हैं और सिद्धांतों के विश्लेषण और मूल्यांकन पे आधारित है। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है, वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 होता है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद लिखा हुआ है, इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद किस चरण पर होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पियाजे के, तो पियाजे ने हमारे क्या है, इन्होंने 4 ये सिद्धांत दिए थे, ठीक है ना। पहला कौन सा आपका ये लिखे हुए हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, दूसरा है मूर्त, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है औपचारिक और संवेदी गतिक अवस्था। तो यहाँ पर देखिए पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद, अब यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों, अब हमें पता है त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। और लिखा इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है, ठीक है। तो प्रश्न में हम क्या बताएंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशि किस चरण पर है, तो इसको बोलेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है ना। ये जो होता है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये भी याद रखिएगा। ये जो अवस्था होती है कितने समय के लिए होती है, 2 साल से लेकर अगर 7 वर्ष के बीच है तो आपका कौन सा रहता है, पूर्व संक्रियात्मक रहता है। अगर हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो इसका जो एज होता है 7 साल से लेकर 11 वर्ष के बीच में होता है। या आप कह सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के पहले क्या आएगा, आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ जाता है, ठीक है ना। कभी कभी ये भी पूछ लेता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के पहले वाला जो समय कौन सी अवस्था होती है, तो आप बता देंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए तीसरा अगर हम बात करते हैं, इसका भी आप टाइम याद रखिएगा, किस उम्र में होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद जो भी हमारा होगा, ठीक है ना, आफ्टर 12 ईयर्स जितना भी होगा ये हमारा सब औपचारिक संक्रियात्मक में आएगा। अगर हम बात करते हैं संवेदी गतिक अवस्था के बारे में, तो इसका जो होता है जन्म के 2 वर्ष, यानी जन्म जैसे होगा, ठीक है ना, उसके 2 वर्ष तक, जन्म के 2 वर्ष तक, ये भी याद रखिएगा। तो जन्म के 2 वर्ष तक हमारा संवेदी गतिक अवस्था होता है। अगर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो 12 वर्ष के जितना भी टाइम ऊपर होगा वो सब हमारा इसी में काउंट होगा। अगर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। अब पूर्व अगर संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं तो 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जो पहले की अवस्था होती है कौन सी होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हमारा, आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हमारा लिखा हुआ पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। दूसरा लिखा हुआ है वर्गमूल घनमूल निकालने। अब यहाँ पर देखिए ये तो काफी आगे लिख दिया है, स्वतंत्र रूप से ज्यामिति और यहाँ पर शब्द समस्याएं। इसका दोस्तों जो आंसर होगा पहले ही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, गणितीय शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है बच्चे की गणितीकरण, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका जो क्षमताओं पर विकास करने की ओर संकेत करता है, इसका यही होगा पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचलन करने के लिए गणितीय रूप चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास हमें करना चाहिए ताकि उनका और अच्छे से डेवलप आगे हो सकेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये पेडागॉजी है, हमें ऐसे ही क्वेश्चन को आंसर देना होता है सोच समझ के। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये बहुत ही इजी प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं क्या होती हैं।
अब यहाँ पर देखिए क्या क्या विशिष्टताएं होती हैं। आप मार्केट में कोई बुक लेने जाते हैं तो आपको पता ही होगा कि हम उसकी क्या क्या खूबियां देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरा लिखा हुआ स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है, यानी ये भी होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे लिखा हुआ है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए अगर हल किए वाले ही आप देंगे, अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें हमें नहीं आता है, तो उसका आंसर हम क्या देंगे। और यहाँ पर देखिए उन्हें मोटी व भारी ऐसा जरूरी नहीं है, आपका कंटेंट अच्छा हो, मोटी भारी से कोई मतलब ही नहीं होता है। पता चले आपने मोटी बुक छाप दिया, उसमें कोई दम का ही कंटेंट नहीं है, तो वो हमारे लिए बुक क्या होगी, अच्छी नहीं होगी, बस हो गया। तो यहाँ पर आ और बा दो ही स्थितियां हमारी ऐसी हैं जो विशिष्टताएं बता रही है। इसका मतलब इसका जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, आ और बा। चलिए यहाँ पर देखिए 38 नंबर लिखा हुआ है हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। अब यहाँ पर देखिए क्या बल देती है, इसके दो ऑप्शन हमारे और हैं, आप ये देख सकते हैं। दो ऑप्शन बड़ा प्रश्न था इसलिए हो गया है। यहाँ पर देखिए गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, मतलब जो गणित में चयनित शिक्षार्थी हैं उन्हीं को पढ़ाया जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। और अगला हमारा लिखा हुआ है शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। और अगला लिखा हुआ है निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। अब यहाँ पर देखिए अगर इस प्रश्न का आप सही आंसर देंगे तो क्या देंगे, देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है कि गणित चयनित शिक्षार्थियों को अगर पढ़ाया जाएगा, आप उन्हीं को पढ़ाएंगे तो बाकी क्या होंगे। यहाँ पर जो इसका बी ऑप्शन लिखा हुआ है गणित में सफलता के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, बिल्कुल बात सही है। सबका साथ सबका विकास वैसे भी आप जानते हैं, तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा, परफेक्ट आंसर होगा, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ना कि जो चयनित शिक्षार्थी हैं उन्हीं के लिए। अगर उन्हीं के लिए पढ़ाओगे तो बाकी सब क्या होगा, तो ये इस तरीके से ये नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 39 नंबर हमारा लिखा हुआ है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको पहले ये पता होना चाहिए सार्वगुणज क्या होता है और सार्वगुणनखंड क्या होता है। ठीक है, सार्वगुणज का मतलब होता है जो कॉमन मल्टीपल होता है, इसका मतलब होता है कॉमन फैक्टर। कॉमन मल्टीपल हम क्या पढ़ते हैं, 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, हम एलसीएम को ही तो बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं सार्वगुणज हमारा एलसीएम होता है। और सार्व अगर गुणनखंड की बात करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, मासा होता है, एचसीएफ होता है। तो इन दोनों में पूछ क्या रहा है, 5, 10, 35 में यही तो पूछ रहा है, एलसीएम बताइए, एचसीएफ बताइए, हम सीधे बता देंगे। तो 5, 10, 35 का अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो आप कहेंगे 5, 10 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालने का हमने ट्रिक भी बताया है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 होता है। अब 5 सत्ते 35, अब आप देखेंगे 7 गुणे 2 करेंगे, 14 पंचे कितना होता है 70, यानी इसका एलसीएम हमको पता चल गया सार्वगुणज। अब हम बात करते हैं सार्वगुणनखंड क्या होता है। सार्वगुणनखंड मतलब मासा। 5, 10, 35 का अगर मासा निकालेंगे तो आप बोलेंगे 5 आएगा, मासा 5 होता है। ठीक है ना, मासा आप निकालना आता होगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, 70 में से 5 घटाएंगे, आप बोलेंगे 65 होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, चौथा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब यहां पर देखिए कितना आसान प्रश्न है, कैसे निकालेंगे। 105 लिखा हुआ है, 105 के सबसे पहले हम गुणनखंड निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना हमने बताया है, बहुत आसान होता है। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35 और 7 से कम 7, इस तरीके से आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब आपको करना क्या, जो भी पावर है ना उसमें एक एक बढ़ा देंगे। यहाँ पर देखेंगे एक में एक बढ़ाएंगे 2 आएगा, इसमें से एक बढ़ाएंगे 2 आएगा, इसमें से एक बढ़ाएंगे 2 आएगा। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, पहला हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया यदि समय अब 2:17 यानी पीएम है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के बाद का समय क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 2:17 लिखा हुआ है, आप ऐसे लिख लेंगे ये पीएम की बात हो रही है, यानी पास्ट मेरिडियन। ठीक है ना, ये आपको पता होगा एएम पीएम का।
अब यहाँ पर देखिए, अब से ठीक 11 घंटे और 59 के बाद क्या समय होगा। इसका मतलब 11 घंटे इसी में जोड़ दो और कितना है 59 मिनट, 59 मिनट इसमें जोड़ोगे। आप कहेंगे 9 7 16 होता है, 5 1 6 1 7 होता है, और इसको जोड़ेंगे 2 1 3 होता है, 1 होता है, यानी आप कहेंगे 13:76। हमें पता है 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं, तो 13 में से 1 जोड़ देंगे, यानी इसको बोल सकते हैं 14, 14 बजकर कह सकते हैं, या 14, ठीक है ना, 2:17, हाँ ये 14 बजकर। अब इसमें इसमें 60 घटा दोगे तो आप बोलेंगे 16, यानी ये किस में आएगा, ये आपका एएम में आएगा, क्योंकि देखिए जैसे ही ये क्या 2 बजा हुआ है, और जैसे ही हमारा 11 बजेगा, ठीक है ना, ये 2 पीएम लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो 2 को मतलब पीएम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमारा दोपहर के बाद का टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, दोपहर के बाद का टाइम हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो पीएम रहेगा, 11 घंटे जैसे हमारे होंगे, तो 2 बजे यानी 12 बजे के बाद क्या होगा, क्रॉस कर जाएगा टाइम, ठीक है ना। जैसे ही 12 बजे का टाइम जो है क्रॉस करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बज गया 14:16, ठीक है ना। 14 को हम जानते हैं क्या कह सकते हैं, 12 के बाद 13 को हम 1 बोलते हैं, 14 को बोलेंगे 2, यानी इसका जो सही आंसर होगा 2:16 एएम, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोपहर का टाइम है ये 2:17, अब जैसे 2:17 में 11 घंटे 59 मिनट जोड़ोगे तो रात के 12 बजेगा, और रात के 12 बजे के बाद हमेशा क्या लग जाता है, एएम लग जाता है, ठीक है ना, ये आपको पता ही होगा। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या बताइए। अब यहाँ पर देखिए 3.5 समकोणों में पूछा गया है, हमें पता है समकोण कोण तो जानते ही हैं, एक समकोण कोण 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर 3.5 बोला है, तो पहले ऐसा करो 3 निकाल लो, 3 निकालोगे तो आप बताएंगे 270 डिग्री हो गया, 270 डिग्री तो 3 का हुआ। अभी हमें आधा और निकालना है, एक का 90 होता है, आधे का निकालोगे तो कहोगे इसका आधा होता है 45 डिग्री। अब 3.5 कैसे होगा, 3 तो यहाँ तक है, आधा ये आ गया, इसी में जोड़ देंगे। आप कहेंगे 5 7 4 11, यानी 315 डिग्री। यहाँ पर देखिए 315 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है 11 इकाइयाँ 11 दहाइयाँ, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 11 सैकड़े, 11 सैकड़े का मतलब होता है 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सैकड़े का मतलब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आएगा। दाही का क्या मतलब होता है, 11 में से 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे 110 आएगा। इकाई का मतलब होता है 11 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी 11 आएगा, सबको जोड़ लेंगे, 1 आएगा 2 आएगा, यानी 1200, कितना आ गया 21। 1221 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, तीसरा सही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, 509 और 3028 का योग क्या होगा। यानी 509 में से जोड़ना है हमको 3028, बहुत ही सिंपल है, जोड़ लेंगे, आपका आंसर निकाल आएगा, 9 8 17, 2 1 3 5, और यहाँ पर आएगा 35 37, यानी यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर दूसरा यानी बी को टिक कर देंगे, और यही हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ग का जो परिमाप है 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप क्या बराबर हैं, यानी वर्ग और आयत के परिमाप बोलने बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे बढ़िया बात इन्होंने बोला है, वर्ग और आयत के जो परिमाप हैं वो क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब जो वर्ग का परिमाप होगा वही हमारा आयत का परिमाप होगा, यानी इसको हम ये बोल सकते हैं जो आयत का जो परिमाप है हमारा, आयत का परिमाप हमारा कितना है, हालांकि ये तो वर्ग का था लेकिन बोला है बराबर है, तो हम इसको बोल देंगे आयत का परिमाप हमारा 24 दिया हुआ है। आयत का परिमाप वैसे आप जानते हैं 2l+b होता है, यही हमें दिया हुआ है 24। अब देखिए लंबाई की अगर बात करते हैं, कुछ दिया है लंबाई, अच्छा लंबाई 8 दिया हुआ है, बी हमको नहीं पता है, यही निकालना है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें लंबाई चौड़ाई दोनों पता होना चाहिए, इसे चौड़ाई निकाल लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे 24, 2 का इससे भाग कर देंगे तो आप कहेंगे 8+b, 8+b बराबर आपका आएगा कितना 12, तो b बराबर आ गया 4। अब देखिए चौड़ाई हमारी 4 सेंटीमीटर आ गई, लंबाई क्वेश्चन में दिया ही था 8, 4 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौको 32, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बी, यानी 32 सेंटीमीटर।
चलिए दोस्तों, यही तक क्वेश्चन थे आज हमारे, और इसके बाद अभी 15 प्रश्न और बचे हुए हैं, उसको अगले पार्ट में करवाएंगे। और हम चाहेंगे कि जितना भी मैथ में पेडागॉजी या मैथ में जो भी प्रश्न आते हैं 30 में से 30 आपके नंबर आए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।